भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 1। स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था। यह दादा भाई नौरोजी द्वारा किसमें घोषित किया गया था? तो कलकत्ता सत्र 1886, कलकत्ता सत्र 1906, लाहौर सत्र 1885, बॉम्बे सत्र 1889। तो सही आंसर है बी, कलकत्ता सत्र 1986 में। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में प्रथम बार स्वराज शब्द दादा भाई नौरोजी द्वारा व्यक्त किया गया था। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द की व्याख्या करते हुए इसे कलकत्ता अधिवेशन 1906 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य बताया था। क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है डी, बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। यह अधिवेशन मद्रास में 1887 में हुआ था। इस अधिवेशन में 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारत के वयोवृद्ध नेता यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। भारत के वयोवृद्ध नेता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, राफ्त, गुफ्तार इनकी प्रमुख पत्रिकाएं हैं। वे धन निष्कासन के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। क्वेश्चन नंबर 4। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में लंदन में दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था, जबकि इंडियन एसोसिएशन 1876 की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस द्वारा कलकत्ता यानी भारत में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5। किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? दादा भाई नौरोजी ने। महात्मा गांधी के संबंध में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करिए। नंबर फर्स्ट है 1920 ईस्वी में उन्होंने असहयोग आंदोलन आरंभ किया। उन्होंने ग्राम उद्योग संघ प्रारंभ किया था। तो सही आंसर है सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों है, यानी कि 1920 ईस्वी में उन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया और उन्होंने ग्राम उद्योग संघ का भी प्रारंभ किया था। तो आइए देखते हैं। असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को एक जन आंदोलन के रूप में प्रारंभ किया गया था। गांधी जी ने ग्रामीण विकास को केंद्र में रखकर वैकल्पिक प्रौद्योगिकी के साथ साथ स्वदेशी और सर्वोदय के महत्व को बताया। गांधी जी ने कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए ग्राम उद्योग संघ प्रारंभ किया था, अतः दोनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो पाया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1876 ईस्वी में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया। दिसंबर 1883 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन यानी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। दूसरा सम्मेलन दिसंबर 1885 में कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। यही कारण था कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी सम्मेलन में जुड़े सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र में शामिल नहीं हुए थे। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए यो ह्यूम द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी ने की थी तथा इनके
इसके प्रथम महासचिव A.O. ह्यूम थे। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म किस वर्ष हुआ? 1885 में। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय में भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय 1885 ईस्वी में भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन। इनका कार्यकाल 1884 से 1888 था। ने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन 1888 ईस्वी में अध्यक्षता की थी। जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तो 1932, 1921, 1999, 1938 और 1929। सही आंसर है सी, 1929। कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन 1928 में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया कि वह 1 वर्ष में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करे। निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि का घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 की अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कांग्रेस के अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना ध्येय घोषित किया गया? तो वो किया गया लाहौर अधिवेशन 1929 में। कांग्रेस ने कब और कहाँ पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया? लाहौर अधिवेशन 1929 में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड डफरिन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन। इनका कार्यकाल 1884 से 88 ईस्वी था। उसने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। क्वेश्चन नंबर 21, इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग तथा इल्बर्ट बिल विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन भारत संघ में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में दी नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव यानी सचिव A.O. ह्यूम थे। इन्होंने ही कांग्रेस का गठन किया। W.C. बनर्जी 1885 ईस्वी में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 24, 1936 में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ? लखनऊ, पटना, इलाहाबाद, बम्बई। तो सही आंसर है ए, लखनऊ।
अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और आंध्र में किसान आंदोलन के अगुवा तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान एन.जी. रंगा इसके महासचिव चुने गए। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता एन.जी. रंगा ने की थी। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प की घोषणा की गई थी? लाहौर अधिवेशन में। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी चुने गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी जगह जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आज हमारा बस एक ही लक्ष्य है कि स्वाधीनता का लक्ष्य। हमारे लिए स्वाधीनता के मायने हैं ब्रिटिश साम्राज्यवाद से पूर्ण स्वतंत्रता। अतः स्पष्ट है कि लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प की घोषणा की गई थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। इसी अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की महात्मा गांधी द्वारा घोषणा की गई। कांग्रेस की नई कार्य समिति की बैठक 2 जनवरी 1930 को हुई, जिसमें 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस संपूर्ण भारत में मनाने का निश्चय किया गया। क्वेश्चन नंबर 26, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया गया? लाहौर अधिवेशन में। तो ये देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो जे.एल. नेहरू थे। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकृत की गई थी? लाहौर अधिवेशन 1929 में। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ? मुस्लिम लीग व कांग्रेस करीब आए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई तथा तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 30, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने कराया था? 1916 का लखनऊ समझौता जिसके मध्य किया गया था वह कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य। तो सही ए था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य। लखनऊ समझौता इनके बीच हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हस्ताक्षरित हुआ 1916 में। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया ताकि संवैधानिक सुधारों की एक योजना अपनाई जा सके। इसके फलस्वरूप जारी 19 संस्मरण पत्र में दोनों दलों के समकालीन राजनैतिक विचारों को साकार रूप दिया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया लखनऊ समझौता में। लखनऊ समझौते 1916 ईस्वी के तहत कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए प्रथम बार पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया, जो मुस्लिम लीग के लिए एक सकारात्मक उपलब्धि थी, क्योंकि कांग्रेस अब तक इसका विरोध करती आ रही थी। डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार ने लखनऊ समझौते की कटु आलोचना करते हुए लिखा है कि परवर्ती घटनाओं की पृष्ठभूमि में निसंदेह रूप से यह कहा जा सकता है कि 1916 में कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौता करने के निर्णय ने वस्तुतः नींव डाली, जिसके ऊपर 30 वर्षों बाद पाकिस्तान का निर्माण किया गया। लखनऊ समझौते ने भावी राजनीति में सांप्रदायिकता के उदय का भी मार्ग प्रशस्त किया। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस सत्र में 1916 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्वीकृति में कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग को रियायत दी गई? लखनऊ। त्रिपुरी, जहां सन 1939 का विख्यात कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश।
त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। त्रिपुरी में 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए सुभाष चंद्र बोस एवं गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया के बीच मतदान हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने सीतारामैया को 1377 मतों के मुकाबले 1580 मतों से पराजित कर दिया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: सुभाष चंद्र बोस का कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण उन्होंने अध्यक्ष पद से त्याग दे दिया। बोस के त्यागपत्र देने के पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था? त्रिपुरी 1939 में। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रगीत वंदे मातरम का कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा किस कांग्रेस में विरोध किया गया? सूरत, बेलगांव, काकीनाडा कांग्रेस, गया कांग्रेस। सही आंसर है सी, काकीनाडा कांग्रेस। कांग्रेस का 38वां अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1923 को काकीनाडा यानी आंध्र प्रदेश में हुआ था। इसके अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली थे। इन्होंने वंदे मातरम का विरोध किया था। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा की गई थी। कांग्रेस के मंच से वंदे मातरम का प्रथम गान 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में किया गया। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन हैं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। यह गीत आनंद मठ से उपन्यास से लिया गया है। आनंद मठ बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है जिसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1882 ईस्वी में की थी। इस कृति का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के क्रांतिकारियों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इस उपन्यास में उत्तर बंगाल में 1763 से 1800 ईस्वी के सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है। 1896 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम का गान पहली बार किया गया। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कि अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन कभी नहीं बना? तो बाल गंगाधर तिलक नहीं बने। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बन सके। महात्मा गांधी ने बेलगांव के 39वें अधिवेशन 1924 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। मोतीलाल नेहरू ने 34वें अधिवेशन अमृतसर की अध्यक्षता की 1919 में, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में वाराणसी अधिवेशन 21वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: कांग्रेस में प्रथम बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की। कलकत्ता अधिवेशन 1906 की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने की थी। कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वाल्व के रूप में रहे। निम्न में से यह किसका कथन है? तो वेडरबर्न का है। A.O. ह्यूम के जीवनी में वेडरबर्न ने लिखा, यह भारत में असंतोष बढ़ती हुई शक्तियों से बचने के लिए एक अभय द्वीप की आवश्यकता है और कांग्रेसी आंदोलन से बढ़कर अभय द्वीप कोई दूसरी चीज़ नहीं हो सकती। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य कारण यह था कि इसमें संस्थापकों की उत्कंठा ब्रिटिश साम्राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाने को थी। रजनी पाम दत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में लिखा, शिशु कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई थी। एनी बेसेंट ने लिखा, राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म मातृभूमि की रक्षा हेतु 17 प्रमुख भारतीयों तथा ह्यूम के द्वारा हुआ। कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा कहाँ की थी? तो फैजपुर में की थी। 1936 ईस्वी में फैजपुर महाराष्ट्र में पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन एक गांव में हुआ। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि कार्यक्रम घोषित किया गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबद्ध प्रस्ताव पारित किया गया। इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया।
कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी, गांधी जी के सलाह पर। क्वेश्चन नंबर 44, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन 1885 में मूलतः कहाँ होना था? पूना में। एलन ऑक्टेवियम ह्यूम ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में बस गए थे। 1884 ईस्वी में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास के दौरा करने के उपरांत इन्होंने यह घोषणा की कि दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे यानी पूना में आयोजित किया जाएगा, जिसमें तीनों महाप्रांतों के सभी भागों के शिक्षित प्रतिनिधि शामिल होंगे। लेकिन पुणे में हैजा फैल जाने के कारण सम्मेलन का स्थल बदलकर तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 45, अखिल भारतीय कांग्रेस के 1889 के बम्बई अधिवेशन कितनी भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था? 10। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 के बम्बई अधिवेशन में कुल 10 भारतीय महिलाओं ने भाग लिया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता विलियम वेडरबर्न ने की थी। इस अधिवेशन में 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ था तथा कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति का गठन लंदन में हुआ था। कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में 434 प्रतिनिधि आए थे। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन संपन्न हुआ था कलकत्ता में। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ। इनकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। इसी अधिवेशन में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हुआ था। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 1893 में लाहौर अधिवेशन तथा 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 47, 1906 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरमपंथियों एवं चरमपंथियों का विभाजन अपरिहार्य हो गया? 1907 में। 1907 ईस्वी में सूरत में आयोजित कांग्रेस के 23वें वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रपंथियों में अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। उग्रपंथी जहां लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उम्मीदवारी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए। सम्मेलन में उग्रपंथियों द्वारा 1906 ईस्वी में पास करवाए गए प्रस्ताव स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के प्रयोग को लेकर विवाद और गहरा हो गया और अंततः दोनों पक्षों में खुले संघर्ष के बाद कांग्रेस में पहला विभाजन हो गया। निम्नलिखित महिलाओं में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष थी? एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट आंग्ल आयरलैंड से थी। 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रहीं। 1916 में होम रूल लीग का गठन किया गया तथा 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी, सयन सरसी, एनी बेसेंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला प्रेसिडेंसी कौन थी? एनी बेसेंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट। महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता की। वह अधिवेशन था बेलगांव अधिवेशन 1924। महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसी समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग हो गए।
महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस की किस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की? बेलगांव 1924। इसमें 25 दिया है जो गलत है। महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 में बेलगांव यानी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। प्रश्न में दिया गया स्थान सही है लेकिन वर्ष गलत है, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 57। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि दी गई? दादा भाई नौरोजी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि दादा भाई नौरोजी को प्रदान की गई थी। 4 सितंबर 1825 को बम्बई के एक पारसी परिवार में उनका जन्म हुआ था। वह 3 बार 1886 में, 1893 तथा वर्ष 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। दादा भाई नौरोजी 1892 में उदारवादी दल द्वारा चुने जाने वाले ब्रिटिश संसद के प्रथम भारतीय सदस्य थे। अपने लंदन प्रवास के दौरान उन्होंने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। नौरोजी ने वर्ष 1901 में अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया को प्रकाशित किया। क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से किसने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? दादा भाई नौरोजी। अपने कौन से अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार देशी रियायतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? नागपुर अधिवेशन 1920 में। वर्ष 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने नागपुर अधिवेशन में पहली बार देशी रियायतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए उनके शासकों से यह मांग की कि प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार दी जाए। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सी विजय राघव पेरियार ने की थी। किस एक भारतीय नेता ने स्पष्ट माना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसलिए बनी है कि वह अंग्रेजी राज की रक्षा हेतु अभय कपाट के रूप में कार्य कर सके? लाला लाजपत राय का मानना था। यंग इंडिया में वर्ष 1916 में प्रकाशित अपने लेख में गर्मपंथी नेता लाला लाजपत राय ने अभय कपाट सुरक्षा वाल्व की परिकल्पना का इस्तेमाल कांग्रेस के नरमपंथी पक्ष पर प्रहार करने के लिए किया था। लाला लाजपत राय का यह स्पष्ट मानना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसलिए बनी है कि वह अंग्रेजी राज की रक्षा हेतु अभय कपाट का काम करेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में समय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई? रामगढ़ अधिवेशन 1940। मार्च 1940 के कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के काल में क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस कार्य समिति ने पुनः दोहराया कि पूर्ण स्वाधीनता से कम कुछ भी जनता को स्वीकार नहीं हो सकता। सुभाष चंद्र बोस और उनके फॉरवर्ड ब्लॉक कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी आदि वामपंथी समूहों ने उस दौर में एक वैकल्पिक रणनीति प्रस्तुत की। वामपंथियों का विश्वास था कि जनता संघर्ष के लिए पूरी तरह तैयार और संघर्ष का इंतजार कर रही है, जबकि कांग्रेस सही परिस्थितियों हेतु इंतजार के पक्ष में थी। 1885 ईस्वी में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किसने किया था? केटी तेलंग और फिरोज शाह मेहता ने। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयबजी द्वारा की गई थी। इन तीनों को बम्बई के त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता था। किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी। कांग्रेस के ये उदारवादी अपनी मांगों को भी निवेदनों, प्रतिवेदनों, ज्ञापनों के माध्यम से सरकार को मानने के लिए आग्रह करते थे, जबकि इसके विपरीत गर्मपंथी बहिष्कार सक्रिय विरोध के पोषक थे। अब अगला चैप्टर है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। तो आइए देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस मामले में बीडी सावरकर को 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुविख्यात सेलुलर जेल में आजीवन भेजे जाने की सजा दी गई? तो नासिक षड्यंत्र केस के तहत। नासिक षड्यंत्र केस में बीडी सावरकर को वर्ष 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुख्यात सेलुलर जेल में आजीवन भेजे जाने की सजा दी गई थी। प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कुईला किस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे? तो विद्युत वाहिनी के। प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कुईला क्रांतिकारी संगठन विद्युत वाहिनी के सदस्य थे। वर्ष 1942 में पुलिस मुठभेड़ में इनकी मृत्यु हो गई।
इंग्लैंड में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? भीकाजी कामा ने। भीकाजी रुस्तम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक थी। उन्होंने यूरोप एवं अमेरिका से क्रांति का संचालन किया। वर्ष 1907 में इन्होंने स्टुटगार्ड जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, जहां इन्होंने प्रथम भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया। फ्री इंडिया सोसाइटी इंग्लैंड में भारतीय छात्रों का एक राजनीतिक संगठन था जो ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध था। शुरुआत में एक बौद्धिक समूह था जो भीकाजी कामा के नेतृत्व में क्रांतिकारी संगठन बन गया। फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1906 में वीर दामोदर सावरकर वीडी सावरकर ने किया था। चूंकि आगे चलकर यह संगठन भीकाजी कामा के नेतृत्व में एक क्रांतिकारी संगठन बन गया। विकल्प में वीडी सावरकर के न होने से सही उत्तर सी भीकाजी कामा माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नांकित को उनके सही क्रम में व्यवस्थित करते हुए निम्न कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही है ए, अलीपुर षड्यंत्र केस, इसके बाद अहमदाबाद बम केस, इसके बाद सतारा षड्यंत्र केस, इसके बाद पेशावर षड्यंत्र केस हुआ। अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 में हुआ था। अहमदाबाद बम केस वर्ष 1909 में हुआ। सतारा षड्यंत्र 1910 में हुआ। पेशावर षड्यंत्र 1922 से 27 ईस्वी के मध्य हुआ था। इस प्रकार सही आंसर था ए। खुदीराम बोस संबंधित थे मुजफ्फरपुर से। अप्रैल 1908 में आधुनिक बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया गया। प्रफुल्ल चंद्र चाकी तथा खुदीराम बोस को इस पर बम मारने का कार्य दिया गया। प्रफुल्ल चाकी तथा बोस पकड़े गए। चाकी ने आत्महत्या कर ली, परंतु खुदीराम बोस पर महाभियोग चला और उन्हें फांसी दी गई। किसने राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम बहिष्कार, स्वदेशी स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा दिए? दादा भाई नौरोजी ने। वर्ष 1904 में दादा भाई नौरोजी ने भारत के लिए स्वशासन या स्वराज की मांग की। 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इनकी अध्यक्षता में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंध 4 प्रस्ताव पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, मेरठ षड्यंत्र घटना में कौन शामिल था? कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य। मेरठ षड्यंत्र घटना में कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य शामिल थे। 1929 में मेरठ षड्यंत्र के अंतर्गत कुल 32 लोगों पर मुकदमा चला, जिसमें 3 अंग्रेज भी थे। फिलिप स्प्रेट, ब्रेन ब्रैडले तथा लेस्टर हचिनसन अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। इस केस के विरोध में 21 मार्च 1929 को मोतीलाल नेहरू ने केंद्रीय विधानसभा में काम रोको प्रस्ताव पेश किया। आइंस्टाइन ने ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड को पत्र लिखकर इस मुकदमे को हटा लेने की मांग की थी। मेरठ षड्यंत्र केस में फंसे कैदियों को बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू, M.A. अंसारी, कैलाश नाथ काटजू एवं M.G. दागला ने पैरवी की थी। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार सजाइए। 4, 2, 1, 3। अभिनव भारत, युगांतर पार्टी, अनुशीलन समिति और गदर पार्टी। अभिनव भारत 1904 में बना, युगांतर पार्टी 1906 में, अनुशीलन समिति 1907 में, गदर पार्टी 1913 में। सिस्टर निवेदिता किस गुप्त क्रांतिकारी संगठन की सदस्य थी? तो केवल 2, यानी अनुशीलन समिति की थी। सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम मार्गरेट नोवेल था। यह स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। इन्होंने उन्हें सिस्टर निवेदिता नाम दिया। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी जुड़ी थी तथा अनुशीलन समिति, डॉन सोसाइटी, यंग मेंस हिंदू यूनियन कमेटी, गीता सोसाइटी तथा विवेकानंद सोसाइटी से संबंध थी। मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम क्या था? सूर्य सेन। चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य सेन ने आयोजित किया था। सूर्य सेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA की स्थापना की थी। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेदार, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त टेघराबल प्रमुख थे।
18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 अप्रैल 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ऊपर मुकदमा चला तथा 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। क्वेश्चन नंबर 11, कल्पना दत्त का संबंध था इंडियन रिपब्लिक आर्मी से। मास्टरदा के नाम से किस क्रांतिकारी को जाना जाता है? सूर्यसेन को। निम्न में से किसने चटगांव शस्त्रागार में वंदे मातरम नारे के साथ तिरंगा ध्वज फहराया गया? सूर्यसेन। निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड के मुकदमे का सामना नहीं किया था? तो चंद्रशेखर आजाद ने। अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सन्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर के क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। अंत में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में इन्होंने पुलिस मुठभेड़ के दौरान स्वयं को गोली मार ली। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक का नाम है? कोई नहीं। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक का नाम सुभाष चंद्र बोस है। यह पुस्तक 2 भागों में प्रकाशित हुई। प्रथम भाग में सन 1920 से 34 तक की घटनाओं का तथा द्वितीय भाग में 1935 से 42 तक की घटनाओं का विवरण है। सुभाष चंद्र बोस ने 17 जुलाई 1941 को भारत छोड़ा। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष द्वारा अस्थायी सरकार की स्थापना की गई। आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व 4 जुलाई 1934 को सुभाष चंद्र बोस को सौंपा गया। आज़ाद हिंद फौज का संगठन या स्थापना कहाँ हुआ था? सिंगापुर में। व्यवहारिक रूप से सैन्य इकाई के रूप में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन मार्च-अप्रैल 1942 में कैप्टन मोहन सिंह द्वारा प्रारंभ कर दी गई थी, किंतु इसके गठन की औपचारिक घोषणा सितंबर 1942 में की गई थी। उल्लेखनीय है कि मलय क्षेत्र में भारतीयों द्वारा अपना राजनीतिक संगठन ऑल मलय इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता के लिए रासबिहारी बोस को आमंत्रित किया गया था। जून 1942 में संपन्न बैंकॉक सम्मेलन में एक काउंसिल ऑफ एक्शन एवं प्रतिनिधि समिति के गठन का प्रस्ताव किया गया था, जिसे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तथा इंडियन नेशनल आर्मी के मध्य समन्वय तथा अधीक्षण का दायित्व सौंपा गया था। रासबिहारी बोस काउंसिल ऑफ एक्शन के अध्यक्ष बनाए गए थे, जबकि के मेनन ने दाम राघवन नागरिक सदस्य तथा मोहन सिंह गिलानी सैनिक सदस्य थे। जापानियों से मोहन सिंह के वैचारिक मतभेद के कारण दिसंबर 1942 में मोहन सिंह ने INA के विघटन की घोषणा कर दी, किंतु रासबिहारी बोस ने मोहन सिंह को उनके पद से बर्खास्त कर दिया। बाद में मोहन सिंह ने जापानी सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए INA का नेतृत्व रासबिहारी बोस ने महानायक सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। सिंगापुर पहुंचने के 2 दिन बाद 4 जुलाई 1934 को सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व ग्रहण कर लिया। सुविधा के लिए इसे द्वितीय इंडियन नेशनल आर्मी की संज्ञा भी दी जाती है। इसे हिंदी में हम आज़ाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं। अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? तो वीर सावरकर था। वर्ष 1904 में स्थान नासिक संस्थापक बीडी सावरकर विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1999 में स्थापित मित्र मेला 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गई।
अपने भारत द सीक्रेट रिवोल्यूशनरी सोसाइटी 1904 में निम्नलिखित थी किसके द्वारा आयोजित किया गया था? बी.डी. सावरकर के द्वारा। बी.डी. सावरकर किससे संबंधित थे? अभिनव भारत से। अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? बी.डी. सावरकर। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह घोषणा की थी सुभाष चंद्र बोस ने। सिंगापुर तत्कालीन मलय में ये अपने सैनिकों का आह्वान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, बहुत त्याग किया है किंतु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। आज़ादी को आज हमें अपने शीश फल चढ़ा देने वाले पागल पुजारी की आवश्यकता है, जो अपना सिर काटकर स्वाधीनता की देवी को भेंट चढ़ा सके। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई? मार्च 1931 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के 2 सदस्यों भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में इस संगठन के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर कुल 16 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई। 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी गई। उनकी फांसी के समाचार से संपूर्ण देश मृत्यु सदृश उदासी में डूब गया। सूची में उल्लेखित क्रांतिकारी संगठनों की सूची में उल्लेखित उनके संस्थापकों के साथ सम्मिलित कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुशीलन समिति, अभिनव भारत, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA। तो आइए सुमेलन देखते हैं। अनुशीलन समिति वारेंद्र कुमार घोष, अभिनव भारत विनायक दामोदर सावरकर, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी सचिंद्रनाथ सन्याल और भगत सिंह। 1907 में अनुशीलन समिति का वारेंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा पुनर्गठन किया गया। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में नासिक में बी.डी. सावरकर ने की थी। अक्टूबर 1924 में सचिंद्रनाथ सन्याल ने कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। सितंबर 1928 को चंद्रशेखर आज़ाद ने इसका पुनर्गठन करके इसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया। भगत सिंह इसके संस्थापक सदस्यों में से थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। सितंबर 1928 को चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की 30 अक्टूबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद तथा राजगुरु द्वारा की गई हत्या के इस संगठन की पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी। HSRA के 2 सदस्यों भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में उस समय बम फेंका जब ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी। इसका उद्देश्य सरकार को डराना मात्र था। किस प्रकरण में अरविंद पर मुकदमा चला था? अलीपुर बम मामले में। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष पर मुकदमा चला था। इसका प्रकरण में कुल 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें अरविंद घोष तथा वारेंद्र घोष भी सम्मिलित थे, लेकिन उचित साक्ष्यों के अभाव में अरविंद घोष को छोड़ दिया गया। अलीपुर षड्यंत्र केस के रिहाई के बाद अरविंद घोष ने कर्मयोगिनी नामक अंग्रेजी पत्र निकाला। रिहाई के बाद अरविंद घोष सन्यासी हो गए और पांडिचेरी में अपना आश्रम स्थापित कर लिया। अलीपुर षड्यंत्र के सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की जेल में हत्या कर दी गई। निम्नलिखित में से किसने अलीपुर षड्यंत्र कांड में फंसे अरविंद घोष की बड़ी कुशलता से बचाव किया गया? चित्तरंजन दास ने। अलीपुर षड्यंत्र मामले 1908 में अरविंद घोष और उनके भाई वारेंद्र घोष सहित 34 अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। इस मामले में 15 लोगों को सजा हुई थी, परंतु अरविंद घोष रिहा कर दिए गए थे। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव एड़ी चोटी का जोर लगाकर चित्तरंजन दास ने किया था।
अलीपुर षड्यंत्र मामले में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की कन्हई लाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने जेल में गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके कारण उन्हें फांसी की सजा हुई थी। 1940 में कूका आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो भगत जवाहर मल के द्वारा। कूका आंदोलन भावी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिनका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 ईस्वी में भगत जवाहर मल द्वारा की गई, जिसे मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। 1872 ईस्वी में आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी 1885 में मृत्यु हो गई। भारत के बाहर क्रांतिकारी आंदोलन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से किसने 1909 में लेफ्टिनेंट कर्नल पर विलियम कर्जन विली पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांति के प्रथम कार्य के रूप में आक्रमण किया गया? मदन लाल धिंगरा। लंदन में सर कर्जन विली को वर्ष 1909 में L.N. धिंगरा ने गोली मार दी थी। क्वेश्चन नंबर 2। गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ होना। स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए थे। वर्ष 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोरा, उन्हें उद्वेलित किया। उस समय यह धारणा प्रचलित की थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है, उनके लिए एक मौका है। इस मौके का कई जगहों पर कई तरह से फायदा उठाया गया। उत्तरी कोरिया में गदर क्रांतिकारी और भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट और उनके स्वदेशी संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। वर्ष 1913 में हिंदी एसोसिएशन ऑफ दी पैसिफिक कोस्ट ऑफ अमेरिका का अध्यक्ष कौन बना था? सोहन सिंह भाखना। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाखना या भखना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ दी पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। गदर पार्टी पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन था। लाला लाजपत राय इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाखना थे। प्रश्न में हिंदी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट ऑफ अमेरिका नाम दिया है, जो आवर्तनीय दृष्टि से सही संस्था को नहीं बता रहा है, अतः नाम हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस नेता ने पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के प्रस्तावों का प्रबल समर्थन किया है? B.R. अम्बेडकर ने। भीमराव अम्बेडकर ने दलित बौद्धिक आंदोलन को प्रेरित किया तथा अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। पंचायती राज व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए उन्होंने केंद्रीयकरण पर बल दिया तथा गांव तक समावेशी विकास की योजनाएं लागू करने के पक्षधर में थे। पंचायती व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए उन्होंने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्रियाविधियों का तीव्र गति से पालन करने के लिए उनके अनेक प्रयास किए। क्वेश्चन नंबर 5। सर माइकल ओडायर को किसने मारा था? सरदार उधम सिंह ने। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे सर माइकल ओडायर की लंदन में हत्या कर दी थी, इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया। सर्कुलर एक आज़ादी का नामक परिपत्र संबंधित है लाला हरदयाल तारकनाथ से, G.D. कुमार से, रामनाथपुरी, सयंस रेड्डी रामनाथपुरी से। सर्कुलर ए आज़ादी नामक परिपत्र रामनाथपुरी से संबंधित है। वर्ष 1907 में कनाडा में रामनाथपुरी निर्वासित जीवन व्यतीत करते हुए
सर्कुलर ए आज़ादी आज़ादी का परिपत्र बांटा, उसे स्वदेशी आंदोलन का समर्थक किया गया। गदर पार्टी को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो वो एडी, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। लंदन में सर कर्जन वायली को 1907 में किसने गोली मारी थी? सरदार अजीत सिंह। लंदन में सर कर्जन वायली को वर्ष 1907 में एल धिंगरा ने गोली मार दी थी। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में की गई। इसके संस्थापक लाला हरदयाल थे, जबकि इस पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे। गदर पार्टी ने एक पत्रिका गदर का प्रकाशन भी किया। इस पत्रिका उर्दू, पंजाबी, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी में प्रकाशित होती थी। गदर पार्टी की स्थापना का उद्देश्य था भारत में लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना, जिसमें सभी संप्रदायों की प्रतिनिधि सरकार हो। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना के बाद निम्नलिखित में से किसे इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? बाबा सोहन सिंह भाकना को। गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की? लाला हरदयाल ने। कथन ए, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में की। कारण आर, उसका उद्देश्य भारत में लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना तथा जिसे सभी संप्रदाय के प्रतिनिधि सरकार हो। सही है दोनों। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। इनमें से कौन गदर पार्टी के संस्थापक थे? तो लाला हरदयाल थे। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया रामजी कृष्ण वर्मा ने। फरवरी 1905 में लंदन में रामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जिसे इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। इस संस्था का उद्देश्य अंग्रेजी सरकार को आतंकित कर स्वराज प्राप्त करना था। यहाँ से एक समाचार पत्र सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्यामजी वहाँ से पेरिस और अंततः जेनेवा चले गए। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की शुरुआत हुई थी एस कृष्ण वर्मा द्वारा। 1907 ईस्वी में द्वितीय इंटरनेशनल की स्टुटगार्ड कांग्रेस में स्वतंत्रता भारत का झंडा किसने फहराया था? मैडम कामा ने। अगस्त 1907 के द्वितीय इंटरनेशनल की स्टुटगार्ड कांग्रेस में स्वतंत्र भारत का झंडा मैडम भीकाजी रुस्तम कामा के आर कामा ने फहराया। मैडम कामा को गदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। मैडम कामा महाराष्ट्र की पारसी परिवार से संबंधित थी तथा श्यामजी कृष्ण वर्मा की सहयोगी थी। स्टुटगार्ड जर्मनी में मैडम कामा ने हरा, पीला व लाल राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज फहराया। क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन स्टुटगार्ड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हुआ तथा वहां भारतीय तिरंगे ध्वज को फहराया? तो सही ऑप्शन इधर है डी, मैडम भीकाजी कामा ने। सन 1915 में काबुल में गठित अंतरिम सरकार का राष्ट्रपति कौन था? महेंद्र प्रताप। सन 1915 में काबुल में गठित अंतरिम सरकार के राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप थे। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ सन 1915 में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया। इस सरकार के प्रधानमंत्री बरकतुल्ला थे। इस सरकार को जर्मनी और रूस ने मान्यता प्रदान की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी सिंगापुर में। आज़ाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1934 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था। फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया था, किंतु तब सिंगापुर द्वीप ब्रिटिश मलय का अंग था। ब्रिटिश मलय में शामिल 3 भाग थे। पहला फेडरेशन मलय, दूसरा अनफेडरेटेड मलय, दूसरा अनफेडरेटेड मलय, तीसरा स्टेट सेटलमेंट। तृतीय यानी स्टेट्स सेटलमेंट के अंतर्गत 4 अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ा गया था, जो इस प्रकार है।
मलक्का वर्तमान में मलेशिया का एक राज्य है। डिंडिंग वर्तमान में मलेशिया के पेराक राज्य का एक जिला है। पेनांग वर्तमान में मलेशिया का एक राज्य है। सिंगापुर अगस्त 1963 में स्वतंत्रता की घोषणा की। 16 सितंबर 1963 को मलेशिया का अंग बना। 9 अगस्त 1965 को मलेशिया की संसद के एक प्रस्ताव द्वारा मलेशिया संघ से अलग कर दिया गया। इसी दिन से स्वतंत्र देश बना। स्पष्ट है कि जब सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ तब वह मलय का हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 21। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था सिंगापुर में। निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया? रास बिहारी बोस ने। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1942 में भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी INA नाम से सशस्त्र सेना का गठन या संगठन किया गया। इसकी संरचना रास बिहारी बोस ने जापान की सहायता से की थी। बाद में 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। यहीं पर सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान कब संभाली थी? 1943 में। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया का गठन किया रंगून में। तो यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त हुआ। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।